सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ जीके वन लाइनर सीरीज़ जो हम लोग की स्टार्ट हुई है फॉर आवर अपकमिंग एसएससी, सीजीएल एंड अदर एग्जाम्स जो भी एसएससी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक जो चीज़ यहाँ पे लाइन लिखी हुई है उस पर ज़रा गौर फरमाइएगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं जानबूझ के इसलिए लिख के लाया हूँ बिकॉज आज जैसे दूसरा दिन है, ठीक है। अब इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो मुझे आइडिया है ही है कि जो स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में थे उससे थोड़े से कम अब होने वाले हैं सेकंड लेक्चर में, उससे फिर थोड़े से कम होंगे थर्ड लेक्चर में। ये विधि का विधान है, ठीक है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो जीके में चेंज देखना चाहते हैं, तो वो बस कंसिस्टेंट रहें, वो थोड़ा सा बिलीव दिखाएं खुद पे भी और मेरे पे भी। मैंने आपसे क्या मांगा है? 2 हफ्ते का टाइम। और मैंने आपसे क्या करने को बोला है? जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देता हूँ आपको, उसको आपको नोटबुक में कहीं पे भी एक्स्ट्रा नोट करते चलना है, उसको रिवाइज करते चलना है। संडे को टेस्ट होगा और उस टेस्ट में देखना है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। वो टेस्ट लाइव फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ज़रा सा भी इसको है कि भाई जीके से उसको काफ़ी पीड़ा है, जीके उसको दर्द बनी हुई है, तो बस 2 हफ्ते के लिए एक्टिविटी आपको करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक करनी है, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। और जो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मैं इस वीडियो के लास्ट में, प्लस आज से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा वीडियो के लास्ट में। और साथ ही साथ कल आप लोगों के लिए इंग्लिश में, जैसे कि पुष्पेंद्र सर ने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि वो एक वोकैबुलरी में का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें पूरा कंपाइलेशन देने वाले हैं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कल कंपाइलेशन आपको मिलेगा पहला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि ऑप्शन फॉर्मेट में, तो अभी क्योंकि हमने देखो 1 लाइनर सीरीज़ के फॉर्मेट में स्टार्ट किया तो 1 हफ्ते एटलीस्ट इसको टाइम देते हैं 1 लाइनर को। अब यहाँ पे मैंने कोशिश ये की है कि इस फॉर्मेट में 1 लाइनर्स को मैं प्रेजेंट करूँ कि आपको उसका आंसर देना आसान हो। जैसे कि कल डीप ओशन मिशन वाला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप था उसका, बिना ऑप्शन के आंसर देना। बट यहाँ पे मैंने वो कोशिश की है कि उस फॉर्मेट में मैं लाऊँ जहाँ पे आप आंसर दे सकें, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग लर्निंग फेज़ में हैं, बाकी जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो तो ऑप्शन फॉर्मेट में होगा ही, ठीक है। और इसमें जैसे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर किस एग्ज़ाम के लेते हैं ये भी बता दीजिए, तो सारे मिक्सड हैं, चाहे वो सीजीएल हो मोस्टली, ठीक है, सीजीएल के हैं। जो मुझे सही लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आ रहा है, क्योंकि मैं सारा ट्रैक करके ही बना रहा हूँ, सीजीएल का भी देख रहा हूँ, स्टेनो का भी, सीएचएसएल का, सबका, और उसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीजीएल भी आया और स्टेनो में भी आया, ठीक है। विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर? किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब जो विजयनगर किंगडम था, ये पूरा किंगडम था, जो प्रेजेंट डे आप कर्नाटक रीजन देखते हो ना, कर्नाटक, वहाँ पे इसका जो है फैलाव था, या फिर वहाँ पे इसका एक्सटेंट था विजयनगर किंगडम का। इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे और मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में ये दोनों जो है सर्व करते थे। लेकिन इन्हें लगा कि चलो भाई इनसे टूट के हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट है, फिर खुद का किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने विजयनगर किंगडम की शुरुआत की। और इसमें विजयनगर किंगडम में टोटल 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। सबसे पहली थी संगम, दूसरी थी सलुव, ठीक है, तीसरी थी तुलुव, और चौथी थी अराईवीडू। क्या थी? अराईवीडू। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहली वाली डायनेस्टी होगी उसी ने इस किंगडम को स्टैब्लिश किया होगा। तो आंसर क्या होगा? संगम डायनेस्टी ने इसको स्टैब्लिश किया। तो हरिहर और बुक्का दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने इसको सेटअप किया। कब स्टैब्लिश किया इस किंगडम को? 1336 एडी में इसको स्टैब्लिश किया, ठीक। और इसकी कैपिटल क्या थी? याद रखिएगा, इसकी राजधानी थी हम्पी। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? याद रखिएगा, प्रेजेंट डे तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कमेंट में आपको ये बताना है कि तुंगभद्रा। और काफ़ी लोगों ने देखो आंसर दिए थे पिछले लेक्चर में, जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो पार्टिसिपेट करते रहिए, उससे आपका ही फ़ायदा है। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने जो पिछले लेक्चर में पूछे, तो उसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पे संगम के बाद सुलुव आया और उसके बाद एक डायनेस्टी तुलुव, और इसके एक रूलर थे कृष्णदेव राय। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ KDR, कृष्ण देव राय। सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे पूरे, ना सिर्फ तुलु डायनेस्टी के बल्कि विजयनगर किंगडम के। इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि इन्होंने आदिल शाही, ठीक है, जो बीजापुर डायनेस्टी का था आदिल शाह, उसको हराया और उसको हरा के एक टाइटल लिया। याद रखिएगा वो टाइटल क्या था? यवन राज। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। यवन राज स्थापनाचर्या।
ये इन्होंने टाइटल लिया हराने के बाद, और इनको एक टाइटल मिला, वो टाइटल मिला इनको आंध्र भोज का। ये टाइटल इन्होंने लिया और आंध्र भोज का टाइटल इन्हें मिला। भोज एक रूलर थे, एक प्रोमिनेंट रूलर थे परमार डायनेस्टी के, वो जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा कि आंध्र भोज है। ये आंध्र प्रदेश के, यानी फिर जो सदर्न इंडिया है उसके ये भोज है, ठीक है, KDR। इन्होंने KDR की एक पुस्तक भी है जो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक राइटिंग है इनकी, एंड दैट इज़ अमुक्त माल्यदा। ये भी CGL में क्वेश्चन आ चुका है। CGL क्या, ऑलमोस्ट कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, CHSL CGL CP सब में आया होगा ये, ठीक है। अमुक्त माल्यदा ये इन्होंने तेलुगु में लिखी थी। किस में? तेलुगु भाषा में लिखी थी अमुक्त माल्यदा। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, इनकी जो पूरा विजयनगर किंगडम था इसके दौरान ट्रैवलर्स कुछ आए थे जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक आया था निकोलो दी कॉन्टी, ठीक है, फ्रांस से आया था ये निकोलो दी कॉन्टी। एक आया था आपका पर्शिया से, उसका नाम था अब्दुल रज़ाक, ठीक है, अब्दुल रज़ाक, ये पर्शिया से आया था। पोर्तुगल से आए थे आपके डोमिंगो पीज़, ठीक है, डोमिंगो पीज़। और दुअर्ते बारबोसा, क्या नाम था इसका पूरा? दुअर्ते बारबोसा। ये जो पूरा किंगडम है कैसे ख़त्म हुआ? ये पूरा किंगडम ख़त्म हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा से। बैटल ऑफ तालीकोटा यानी तालीकोटा के युद्ध से, जो हुआ था 1565 में। जो दक्कन के सुल्तान थे उन्होंने अटैक कर दिया था विजयनगर किंगडम में और उसको हरा दिया था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कृष्णदेव राय के रिगार्डिंग, कि इन्होंने एक पोर्तुगीज़ गवर्नर जनरल था जिसका नाम था अल्फोंसो, ठीक है, अल्फोंसो एल्बरिक, ठीक है, एल्बरिक। बस शॉर्ट में आप याद रखो, यहाँ पे ALBURQUE, एल्बरिक, बस इतना याद रखो। एल्बरिक के साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। और वैसे तो विजयनगर किंगडम में आपको बता दूं क्यों इस पे इतने क्वेश्चन बनते हैं, उसका रीज़न ये है कि एक बहुत मेडिवल इंडिया में बहुत फ्लरिशिंग डायनेस्टी थी। हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में सिर्फ वही एक पूरा चैप्टर अकबर पे, एक पूरा चैप्टर हुमायूं पे, पूरा एक एक चैप्टर रहता उन पे। और यहाँ पे विजयनगर किंगडम बहुत, मतलब यहाँ पे विमेन की जो कंडीशन थी ना एकदम उम्दा थी। यहाँ पे समझ लो जो KDR के टाइम पे आर्मी में विमेन होती थी, उनका पार्टिसिपेशन था। इतना मतलब फ्लरिशिंग ये पूरा किंगडम था। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे ऐसा लगता है 90% ऑफ द क्वेश्चन जितने भी आप अटेम्प्ट कर लेना विजयनगर किंगडम से, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स बिल्ट द राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। किस चोला रूलर ने राजराजेश्वर टेम्पल बनाया तंजौर ने? अब जो चोला डायनेस्टी है ये बहुत जानी जाती है अपने मंदिरों के लिए। सबसे पहली बात तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयलया। इसने कहाँ पे रूल किया? बस ऐसे याद रख लो, कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी यहाँ पे है ना, और डेल्टा कहाँ बनता है? इसके मुहाने पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस साइड में जो है आपका चोला डायनेस्टी ने रूल किया था और अपने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी जाने जाते थे। जिस हिसाब से गांवों को ये एडमिनिस्टर करते थे उसके लिए बहुत जाने जाते थे। अब क्योंकि अभी मैंने बताई अपने टेम्पल्स के लिए बहुत जाने जाते थे, तो चलिए इनके टेम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो भी टेम्पल्स होते हैं ना उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो नॉर्थ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के वो बने हुए हैं नगर स्टाइल में। किस स्टाइल में बने हुए हैं? नगर स्टाइल में बने हुए हैं। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो बने हुए हैं द्रविड़ स्टाइल में। और बीच वाले कुछ ऐसे टेम्पल हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट सेंट्रल इंडिया में कुछ हैं वेसरा स्टाइल में बने हुए हैं। अब ये जो वेसरा स्टाइल है ना, नगर और द्रविड़ की एक कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल टाइप आप समझ सकते हो। नगर में जो आप साउथ इंडिया में द्रविड़ टेम्पल कैसे होते हैं, जो साउथ में आप टेम्पल देखते हो ना ऐसे करके, ऐसे टाइप होते हैं टेम्पल, ऐसे है ना, तो ये द्रविड़ स्टाइल होता है। हमारे नगर में ऐसे बनते हैं टेम्पल, अगर आप देखो जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स बनते हैं, ठीक है। वेसरा स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो ज़्यादातर चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाए थे। बस इतना चीज़ अभी के लिए इतना आपको याद रखना, क्योंकि हम फोकस करने वाले हैं चोला डायनेस्टी ने जो टेम्पल बनवाए थे उन पे, ठीक। तो चोला डायनेस्टी ने जितने भी टेम्पल बनवाए थे उनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बोलते हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड हैं। अब सबसे पहला टेम्पल जो आपको याद रखना है दैट इज़ बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहद और ईश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल। अभी जो बृहदेश्वर टेम्पल है 2 हैं, एक तो तंजौर में बना हुआ है जिसको तंजावुर भी बोलते हैं, ठीक है, तंजावुर बोल दो फिर तंजौर बोल दो, और ये हैं सब तमिलनाडु में, जितने हैं सब तमिलनाडु में। अगर आप खुद देखो अभी मैंने क्या बताया, कावेरी के डेल्टा में यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा स्टेट है हमारा? तमिलनाडु, तंजौर में। और एक बनाया गंगई कोंडा चोलापुरम में, गंगई कोंडा
चोलापुरम में, और दोनों अलग अलग लोगों ने बनवाए चोलापुरम। तंजौर में किसने बनवाया? तंजौर में बनाया राजा राजा चोलावन ने, राजा राजा चोलावन ने। और जो गंगईकोंडा चोलापुरम में बनाया था राजेंद्र चोलावन ने। किसने? राजेंद्र चोलावन ने। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया था, उसमें इनको जीत मिली थी, और उस जीत को लेकर इन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम नामक एक शहर स्थापित किया था, और वहीं पे ये मंदिर बनवाया जो कि काफ़ी बड़ा टेम्पल है, राजेंद्र चोलावन ने। एक और टेम्पल है ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये बनवाया था राजा राजा वन ने, ठीक है, राजा राजा सेकंड ने। और एक चीज़ अगर आपसे पूछ ले राज राजेश्वर टेम्पल कहाँ बना हुआ है, किसने बनाया, तो याद रखिएगा ये जो बृहदेश्वर तंजौर वाला है ना, इसी को राज राजेश्वर के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि राजा राजा चोलावन ने बनाया था, इसी वजह से राज राजवन, ठीक है, राज राजेश्वरम टेम्पल जो है के नाम से जाना जाता है बृहदेश्वर, ठीक है। और एक टेम्पल था, छोटा सा बहुत टेम्पल था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एसएससी को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो ये पूछ लेता। दरसुराम टेम्पल, ये भी चोला डायनेस्टी के ही रूलर थे, राजा राजा द्वितीय, ठीक है, राजा राजा सेकंड, इन्होंने ही बनवाया था जिन्होंने आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल बनवाया था। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स बिल्ड द राज राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। अब देखिए यही पूछा इसने, बृहदेश्वर पूछा नहीं, इसने राज राजेश्वर पूछा, तो हम क्या बोलेंगे? राजा राजा चोला वन, ठीक है, राजा राजा चोला वन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चोला डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? चोला वंश की राजधानी क्या थी? अगले क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिचुअल ऑफ उपनयन संस्कार इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में किसको उपनयन संस्कार करने की एक तरह से जो परमिशन थी वो नहीं थी, ये अनुष्ठान के हकदार नहीं थे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो और इजी बन जाएगा। और जो भी हमारे जितने भी थे जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें किसको अलाउड नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, शूद्र को नहीं अलाउ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज नोन एज। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? मेंटल क्या होता है? मेंटल होता है ये, ठीक है। हमारी जो अर्थ है, जैसे कि अगर मान लो पूरी हमारी पृथ्वी है, उसका हमने टुकड़ा निकाल लिया उसको स्टडी करने के लिए, तो हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो जो मैं बना रहा हूँ उससे समझिए, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं हमने एक अर्थ का टुकड़ा निकाल लिया, तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत है उसको वो कहलाती है क्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं भूपरपटी। फिर आती है मेंटल, जिसको हिंदी में मेंटल ही बोलते हैं, और अंदर आता है सबसे कोर। क्लियर है? अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है पूरी अर्थ में? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है मेंटल, तकरीबन 84%। क्रस्ट जो है मात्र 1% ऑक्यूपाई करता है, और बाकी का जो 15% है वो कोर ऑक्यूपाई करता है। और इससे जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि क्रस्ट किसका बना हुआ है, मेंटल किसका बना हुआ है, और कोर किसका बना हुआ है? तो इसको हम बोलते हैं सियाल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सियाल। क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। मेंटल को बोलते हैं सीमा, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। कोर को बोलते हैं नीफे या फिर फेनी, क्योंकि ये निकल और आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, तो नीफे, निकल और आयरन का बना हुआ है कोर। कोर जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आउटर कोर, ये आपका जैसे हो गया बाहरी कोर, ठीक है, आउटर, और ये हो गया इनर। सवाल ये पूछता है दोनों में मतलब लिक्विड कौन है? तो याद रखना, जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में। याद कैसे रखेंगे? और इसका एक्चुअल में रीज़न भी यही है कि इनर कोर में क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अंदर वाला जो सबसे है वो सॉलिड के फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक लेवल और आगे बढ़ेगा तो क्या पूछेगा वो बताने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपर पार्ट ऑफ मेंटल को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। यही क्वेश्चन था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्थेनोस्फीयर, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। ये है एस्थेनोस्फीयर। जो आप मैग्मा सुनते हो ना, जो वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी, उससे लावा बाहर निकलता है। अब मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है। जब अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है, बाहर होता है तो लावा कहलाता है। तो ये जो मैग्मा का सोर्स है ना वो यही है, यहीं भरा होता है एस्थेनोस्फीयर में ही। एस्थेनोस्फीयर एक तरह का सेमी मोल्टेन फॉर्मेट में होता है या फिर प्लास्टिक फॉर्मेट में होता है। प्लास्टिक या सेमी मोल्टेन मतलब बहुत गाढ़ा, बिल्कुल भी पानी मतलब एकदम लिक्विड नहीं और बहुत एकदम सॉलिड नहीं, सेमी मोल्टेन है वो, और यहीं से निकलता है आपका मैग्मा या फिर लावा एस्थेनोस्फीयर से, और ये मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है।
सर ये लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है जो पूरा क्रस्ट ले लो, पूरा क्रस्ट ले लो, और जो ऊपरी भाग है मेंटल का, ऊपरी जो सॉलिड भाग है मेंटल का, उसको ले लो, तो ये कहलाता है लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर यही होती हैं प्लेट। अभी तुर्की में भूकंप आया था, क्यों आया था? फिर कहीं पे भूकंप आता है, क्यों आता है? क्योंकि प्लेट खिसकती हैं आपस में। खिसकती क्यों है? क्योंकि नीचे सेमी मोल्टेन फॉर्म का भरा है। अब कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि प्लेट है, ठीक है, ज़मीन में अगर पानी पड़ा है तो आसानी से खिसकेगी ना। तो ऐसे समझ लो लिथोस्फीयर प्लेट है, बिल्कुल प्लेट है, उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ये हम जब कभी प्लेट वाला देखेंगे तो देखेंगे अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सारी प्लेट है हमारी, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ऐसे खिसकती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। लिथोस्फीयर है क्या? पूरा क्रस्ट ले लो और ऊपर सॉलिड मेंटल ले लो, वो है हमारा लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है रिगार्डिंग द डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी सर क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूटी अभी मैं बताता हूँ होती क्या है, पहले मुझे इसको इरेज कर लेने दीजिए। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आउटर कोर इनर कोर बनाया ना, ऐसे ही हमारा होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऐसे ही होता है हमारा आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जहाँ से एक चीज़ खत्म हो रही है और दूसरी चीज़ चालू हो रही है, ठीक है। जैसे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे, बिकॉज यहाँ से आउटर क्रस्ट खत्म हो रहा है और इनर क्रस्ट या फिर अपर क्रस्ट खत्म हो रहा है और लोअर क्रस्ट शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं? मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी। ये वाली जो लाइन है, इससे क्या हो रहा है? क्रस्ट खत्म हो रहा है और मेंटल शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी। मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके बाद ये कौन सी लाइन है जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से डिवाइड कर रही है? इसको बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या? ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ये कौन सी लाइन है जहाँ से मेंटल खत्म हो रहा है, कोर शुरू हो रहा है? इसको बोलते हैं लेह में। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज़ सारी चीज़ें सही हैं, बस ये जो ऊपर वाली ना सबसे, इसको कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। कोनराड है ये, ठीक है। ये है आपकी मोहोज, ये है आपकी रेपेटी, ठीक है। ये है आपकी ग्यूटेनबर्ग, ठीक है। और ये है जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हाई लेवल करता है तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो कि बिल्कुल चांस है, बिकॉज अभी मैं पेपर को एनालाइज कर रहा था तो एक उसमें क्वेश्चन पूछा था मैचिंग में, अंडमान निकोबार की पीक्स लिख दी थी और उसको मैच कराने के लिए पूछ लिया था। और ये CDS में क्वेश्चन आया था, CAPF में, UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो वही मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कभी इसमें भी क्वेश्चन पूछे, और क्यों पूछा? NCERT में लिखा हुआ है ना डायरेक्टली, इसलिए। तो NCERT वाली चीज़ मैं खुद आपको मिस नहीं करवाऊंगा। तो कोनराड, मोहोज, रेपेटी, ग्यूटेनबर्ग और लेहमैन्स। एक चीज़ और बताता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप क्योंकि पढ़ ही रहे हैं तो पूरा खत्म करके चलते हैं। यहाँ पे जो क्रस्ट देख पा रहे हैं ना आप, दो तरह की प्लेट होती है। क्रस्ट मतलब दो तरह का होता है। एक तो ये आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहाँ पानी होता है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल हो गया और ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा दोनों में डेंसर कौन होता है, तो याद रखना दोनों में जो डेंसर होता है वो आपकी ओशियनिक प्लेट होती है। जो ओशियनिक प्लेट होती है वो डेंस होती है और थिन होती है, पतली होती है। बस इतना आप याद रखिएगा इसमें। और थोड़ा सा कि ये आपकी बसाल्टिक रॉक की बनी होती है। किस तरह की रॉक की? बसाल्टिक। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ग्रेनिटिक रॉक की बनी होती है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ग्रेनिटिक रॉक की बनी है। खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा था? अपर पार्ट, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, तो हो जाएगा ये एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज इन डैश बाय जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल। तो पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन से याद कर लेने कि इकोलॉजी को एक सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज सबसे पहले किसने बोला था? ई से इकोलॉजी, ई से अर्नस्ट हैकेल। बस इसमें आपको ईयर याद रखना है, दैट इज़ 1886। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल 1886। अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया यहाँ पे। विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलेंट इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। भारतीय कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी प्रचलित है? बेरोजगारी कई तरह की होती है, ठीक है। वो तरीके, वो आपको प्रकार पहले बताता हूँ और उसके बाद इस पे आते हैं। तो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी टाइप्स का होता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टाइप ऑफ जो मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, यानी कि जो टाइप ऑफ मार्केट है उससे क्वेश्चन आता है। बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, इससे क्वेश्चन आता है। टैक्स से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं थ्रू PYQs। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ बताने वाला हूँ नोट कर लीजिएगा। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एम्प्लॉयमेंट से छूटेगा नहीं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक होता है स्ट्रक्चरल
अनएम्प्लॉयमेंट। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा बैसनेस तो हो ही जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो उतना मुझे हिंदी के टर्म्स नहीं आ पाते। अब इसमें मैं कोई गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी कमी है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में, इसी वजह से मैं हिंदी में लिख के लाता हूँ, चाहे भले मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगे, लेकिन थोड़ा सा आप वो कर लीजिए एक्टिविटी, है ना। तो एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एक आपको याद रखना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्गाइज्ड। आपको 3 ही याद रखने हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी तब होती है जब स्किल गैप, बस इसमें एक कीवर्ड तुम लिखो अपने नोट्स में, स्किल गैप, और तुम्हें पता रिकॉल हो जाएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मुझे स्किल, जो मार्केट को स्किल चाहिए, जो डिमांड है जिस चीज़ की, वो है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज को चाहिए कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता हो, अगर पता हो तो रोज़गार उनको मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए, लेकिन पता ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो कैसे नौकरी मिल सकती है। तो इसी वजह से वो बेरोजगार हैं, बिकॉज जो स्किल की डिमांड है प्रेजेंट टाइम में वो है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल या फिर इसको सीजनल भी कहीं कहीं लिख देते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइकिल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन पूरे टाइम अनएम्प्लॉयड। फिर एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पर जिनका दियों का काम होता है, झालरों का काम होता है, उनको वो एम्प्लॉयड हैं, बाकी टाइम क्या रहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, या फिर उतना ज़्यादा उनको रोजगार नहीं मिलता। तो एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में अगर एम्प्लॉयड हैं, बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल। डिस्गाइज्ड होता है जहाँ पे, डिस्गाइज का मतलब हिंदी में क्या होता है, जो चीज़ दिख नहीं रही, एक्चुअल चीज़ हमें दिख नहीं रही, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, यानी जो चीज़ दिख नहीं रही है हमें, ठीक है। ये होता क्या है, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे, मान लेते हैं एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ से गेहूं का, मान लेते हैं 1 टन गेहूं यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, ठीक है, 5 लोग मिलके। अब अगर इनमें से ही मैं 2 को हटा दूं यहाँ से, तो भी 1 टन का ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों का काम क्या था यहाँ पे, कुछ नहीं, ये दोनों डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड थे। दिख तो रहा था कि एम्प्लॉयड हैं भाई, कि लगे हुए हैं खेत में, लेकिन ये एक तरह से बेरोजगार हैं। अब यहाँ पे लगे क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो चलो यहीं पे थोड़ा बहुत खुरपी चला लेते हैं एक तरह से। तो दिख तो रहा है, लग तो रहा है एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमें इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, इन दोनों की 0 थी एक्चुअल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिक्यूनिया इज अ पैरासिटिक व्हाट, पिक्यूनिया एक परिजीवी क्या है। ऑप्शन चलिए मैं आपको दे देता हूँ, एल्गे, फंगाई, ठीक है। अच्छा, फंगस और फंगाई में अंतर क्या होता है जरा बताइए। ये एक्चुअली इसका आपका जीके से कोई लेना देना नहीं, ना ही साइंस से, इसका लेना देना है इंग्लिश से। बताइए फंगस और फंगाई में क्या अंतर है, ठीक है। एल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, इन तीनों में आंसर बताइए। आंसर इसका फंगाई होगा, ठीक है, फंगाई। अब इसको करेंगे कैसे, पता है कैसे करेंगे, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा समझाता हूँ कुछ, उसके बाद इसको मैं करेंगे कैसे वो बताता हूँ, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ में, इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। जितनी भी चीज़ें, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, मछलियाँ, सांप, सबको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था वाइट टेकर ने। किसने डिवाइड किया था, वाइट टेकर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। जो आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म करके चैप्टर है ना क्लास 9th की एनसीईआरटी में, जिसको आप प्लांट एंड एनिमल किंगडम भी बोलते हो, तो वो एक्चुअल में वही यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो वाइट टेकर ने एक तरह से क्लासिफिकेशन किया 5 किंगडम्स में, ठीक है। वो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे, मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। हम लोग किस में आते हैं, एनिमेलिया में। अब ये एनिमेलिया में बहुत डिवीजन है, नोट कॉर्ड, बहुत सारा डिवीजन है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर लेने जाऊँ तो पूरा वो लेक्चर बन जाएगा, तो अभी मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। जब इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे, प्लांटे पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको करेंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन फंगाई पे है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। फंगाई में आपको क्या क्या याद रखना है, ये जो है सेप्टोट्रॉप्स होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स, और इसके अलावा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट, ठीक है। सेप्टोट्रॉप्स होते हैं पैरासाइट। अब ये होते क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ। सेप्टोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना खाना ढूंढते हैं,
या फिर अपने खुद को फीड करते हैं। जो चीज़ सड़ रही है उससे उससे उसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्यों ब्रेड में फंगस लग जाता है? क्योंकि ब्रेड को जो है वो डिके हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें जो है फफूंदी लग जाती है, इसको हम फंगस बोलते हैं। ठीक है, सेप्टोट्रॉफ्स। पैरासिटिक होते हैं परजीवी, जो दूसरों का खून चूसते हैं एक तरह से, उनको बोलते हैं। तो फंगाई सेप्टोट्रॉप्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स सर क्या होते हैं? मैंने आपको पिछले यानी कल वाले लेक्चर में बताया था। सेल दो तरह के होते हैं, एक तो यूकैरियोटिक होते हैं और दूसरे प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे समझ लो, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। बस इतना अभी के लिए याद रख लो, इनमें होता है और इनमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि खुद को प्रो समझते हैं ना, इसलिए इन पे नहीं होता है। बहुत प्रो समझते हैं खुद को, इसलिए इन पे न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि प्रो है तो भाई इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। ये आपके हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। हीट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं दूसरों पे। अब दूसरों पे ही तो निर्भर है, सेप्टोट्रॉफ और पैरासिटिक दूसरों पे तो निर्भर है। जैसे हम इंसान भी हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, ये सारी मैं एनसीईआरटी की चीज़ें तो मैं लिख के बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, ताकि आपको ना पढ़ना पड़े। चिटिन का बना होता है। किसका? जो इनका आउटर कवरिंग होता है वो चिटिन, या फिर एक तरह से जो आउटर कवरिंग को हम बोल सकते हैं सेल वॉल। तो इनका जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति, वो चिटिन की बनी होती है। पिछले लेक्चर मैंने तुमसे बताया था तुम्हें कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बताइए जल्दी से। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ फंगाई क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मैंने स्टडी ऑफ एल्गे आपसे बताया था आपको पिछले लेक्चर में, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। स्टडी ऑफ फंगाई को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। एक आखिरी चीज़ और कि इसके एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कभी कभी, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एंड 3 एग्जाम्पल याद रखना है, अगर आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा। ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। ठीक है, बस 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं कि पेक्यूनिया पैरासिटिक है। तो आपको पता है कि जो हमारे फंगस होते हैं वो पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं। तो वो लॉजिक लगा के आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब एल्गे की बात करें, एल्गे तो यार अपना खाना खुद ही बना लेंगे ना। जैसे ग्रीन एल्गे है तो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल से अपना वो खुद ही खाना बना लेंगे। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011? 2011 में भारत का शहरी आबादी का कितना प्रतिशत था, बताइए। तो ये था आपका, याद रखिएगा, 31.16% टू बी वेरी प्रिसाइज। वैसे रफली 31.2 भी आप याद रख सकते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन कितनी होगी? अगर हम रूरल की बात करें तो 100 में घटा दीजिए, तकरीबन यहाँ आ जाएगा आपका 68.8%। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें, क्योंकि कभी कभी नंबर से पूछ लेता है, तो 377 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है ना। तो 377 मिलियन। और अगर रूरल की बात करें 833 मिलियन। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सा राज्य है जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा हमारी मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है गोवा, परसेंटेज के टर्म्स में। लेकिन अगर एरिया के टर्म्स में अगर मैं बोल दूँ, एरिया के टर्म्स में सबसे ज़्यादा हमारा अर्बनाइज्ड स्टेट है तमिलनाडु। ठीक है, रूरल के टर्म्स में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूरल जनसंख्या रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Megasthenes, a Greek historian and diplomat, came to India as an ambassador of Seleucus Nicator. In which of the following Mauryan emperor's court did he come? तो किस मौर्यन एम्पर के कोर्ट में ये आया था मेगास्थनीज, जो सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर के रूप में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या होगा इसका आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था ये मेगास्थनीज, और इसने कौन सी किताब लिखी थी, रिकॉल करिए। तो इसने किताब लिखी थी इंडिका। इसमें इसने इंडिया के बारे में बताया। तो इसने बोला था कि वैसे हमारे यहाँ देखो 4 वर्ण थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसने बोला था 4 नहीं 7 हैं। इसने 7 उसमें टाइप्स में इंडियन पूरे वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया था। पता नहीं था ना, नया नया आया था। और साथ ही साथ इसने जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य फिर पूरे मौर्यन एम्पायर को कुलीन बताया। कुलीन मतलब लोअर कास्ट का बताया इनको, ये इसने बोला। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने किताब लिखी। अब यहाँ पे हम कुछ और ट्रैवलर्स देख लेते हैं मेगास्थनीज के अलावा। एक ट्रैवलर आया था इसी टाइम में जिसका नाम था टॉलमी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलमी। इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसके टाइम पीरियड में आया, फिर किसके कोर्ट में आया, बस इसमें के रिगार्डिंग ये पूछेगा इसने किताब कौन सी लिखी थी। तो याद रखना टॉलमी ने किताब लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक जो है इसने पुस्तक लिखी थी। और ये ग्रीस से आया था। ठीक है, याद रखना ये ग्रीस से आया था। ठीक है, ग्रीस में आपको पता होना चाहिए हमारे पहले ओलंपिक्स भी हुए थे ना। फिर एक आपको ट्रैवलर पता होना चाहिए फाहियान या फिर फाक्जियान। ठीक है, फाहियान या फिर फाक्जियान, ये पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था। किसके कोर्ट में आया था? ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़
ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, और ये कोर्ट में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य वंश के रूलर थे या फिर संस्थापक भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। इसके बाद आया था आपका जुआन जांग, ठीक है, जुआन जांग, या फिर इसको बोलते हैं ह्यून सांग भी बोलते हैं इसको। ये दूसरा चाइनीज ट्रैवलर था और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइटल क्या था, ठीक है। और हर्षवर्धन के रिगार्डिंग याद रखना कि हर्षचरित्र एक किताब थी, ठीक है। हर्षचरित्र ये किसने किताब लिखी थी? तो याद रखना बाण भट्ट ने ये किताब लिखी थी, हर्षचरित्र, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इज। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे जिसकी लीस्ट पॉपुलेशन है, तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? सिक्किम की। अगर हम बात करें एरिया टर्म्स में सबसे छोटा कौन है, देखो ये तो आपको पता ही होगा ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? सबसे हाईएस्ट तो पता ही होगा सबको, हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश की, है ना। और एरिया के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताइए एरिया के टर्म्स में। तो एरिया के टर्म्स में अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा गोवा, ठीक है। जो गोवा है वो सबसे छोटा है। और अगर हम बात करें हाँ यूटी के टर्म्स में, ठीक है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, तो हमारा अगर पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो यूटी में हाईएस्ट है हमारा किसका? दिल्ली का, और ये यहीं का ही सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी है यूटी की अगर बात करें। और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार का। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, चलो यार यहाँ पे जगह है, एक सेकेंड नहीं है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट किसका है? बिहार का है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। लिटरेसी की भी लगे हाथ बात कर ही लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट या फिर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी या फिर सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है इंडिया में। तो स्टेट की बात करें तो केरला है। कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब एग्जैक्ट परसेंटेज ही पूछ लेता तो 96.2%। और अगर हम बात करें किसकी लोएस्ट की, या फिर पहले यूटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूटी की अगर बात करें सबसे हाईएस्ट लिटरेट कौन सा है, दैट इज़ योर लक्षद्वीप, ठीक है। और अगर स्टेट की बात करें विद लोवेस्ट लिटरेसी, तो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी आपको पता होगा बिहार की है, और वो कितनी है? 63.8% है। और अगर यूटी की बात करें तो वो आपकी है दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड इंक्लूडिंग अ न्यू पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का अध्यक्ष था जिसने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की थी? अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछले लेक्चर में, है ना। तो अब इसका आंसर जो है देने का टाइम आ गया, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसे नहीं देते हैं, पूरा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके देते हैं ताकि फंडामेंटल ड्यूटी से कोई भी क्वेश्चन बने आपका छूटे नहीं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हिंदी में बोलते हैं। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। जब मैं बोलता हूँ ओरिजिनली तो इसका मतलब है जब संविधान बना था। संविधान कब हमने अपनाया था? तो याद रखना संविधान हमने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस डेट को हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ज़रूरत पड़ी जब हमारी दूसरी इमरजेंसी लगी 1975 में, तो इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का नाम था, मतलब कमेटी के चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह, क्योंकि कमेटी का नाम उसके चेयरमैन पे ही पड़ता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये जो कमेटी इन्होंने बनाई, इन्होंने काफ़ी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की, ये सारी, लेकिन सरकार ने इनके रिकमेंड जो की उससे मोस्टली ली और इक्का दुक्का अपने से ऐड की। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। कहाँ पे? पार्ट नंबर 4A में, 4 का जिसको बोलते हैं, जहाँ पे भी A, B, C ऐसा लगा रहता है आर्टिकल या फिर किसी पार्ट में, इसका मतलब उस चीज़ को अमेंडमेंट यानी संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। पार्ट 4A कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 51 का या फिर 51A। उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया, और इनको किस अमेंडमेंट से जोड़ा? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है, और ये एक अमेंडमेंट था 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में कल बताया था। इसको हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, और ये हुआ कब था? 1976 में।
और इसमें फिर एक और ड्यूटी ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट से, और वो ड्यूटी क्या थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और ये 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी थी। अगर मैं 11वां बोलता हूँ तो इसका मतलब है 51A के, ठीक है। रीजनिंग में तो आपने पढ़ा होगा ना, के लिए हम 11 कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं? प्रेजेंट में याद रखिएगा हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ठीक है। और इन फंडामेंटल ड्यूटी को बोरो कहाँ से किया गया है, इनको कहाँ से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो याद रखना ये यूएसएसआर, जो रशिया पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर हुआ करता था, उससे बोरो किया गया था, ठीक। बस एक चीज़ यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला था, सर हमें कुछ होमवर्क भी, मतलब कुछ करने के लिए कुछ एक्टिविटी भी दे दिया करें कि ये टॉपिक पढ़ना है। तो आज के लिए मैं आपको ये टॉपिक देता हूँ कि जितनी भी सारी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं 1 से लेकर 11 तक आपको देख जानी है। क्योंकि सीपीओ का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि भाई चौथे नंबर पर कौन सी, 5वें नंबर पर कौन सी, ऐसे करके पूछ लिया था। जो मैंने, देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे फंडामेंटल ड्यूटी से। एक वो जो आपसे बोलेगा इसमें कौन सी 51A के में, या फिर 5वें नंबर की। अब जैसे हम 5वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी बोलता हूँ, उसका मतलब 51AE, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो वो एक तरह का क्वेश्चन वो है। दूसरे तरह का क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको कवर करना है कि या फिर मैं किसी और क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप जब तक उसको देखोगे नहीं तब तक आपको खुद वो चीज़ नहीं आपके दिमाग में स्टैब्लिश होगी। वो आप थोड़ा सा ट्रिक बना के याद रखो कि जो पहली वाली है वो आपके नेशनल फ्लैग के बारे में बताती है, तो सबसे पहले हमारा झंडा आएगा। आखिरी वाली तो आपको पता ही है, जो 86 अमेंडमेंट से ऐड की गई गार्जियंस को ड्यूटी। तो ऐसे करके आपको रिलेट करके याद रखना है। तो आंसर बहुत आसान हो गया, क्या होगा इसका? सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। सरदार स्वरण सिंह इसके चेयरमैन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड काकोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? अब एक्चुअली इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने 2021 में काकोरी ट्रेन केस इसको कर दिया, इसका नाम रॉबरी से हटा के, ठीक है, ये नेम को चेंज कर दिया गया। खैर, ये कब हुआ तो ये आपको पता होना चाहिए, 1925 में हुआ। इसमें जो भी असलहा रखा हुआ था ट्रेन में, उसको एक तरह से लूटने, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको जब्त करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, हमारे कुछ जो रेवोल्यूशनरीज थे, और वो थे अशफाकुल्ला खान, ठीक है। जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मैंने क्लियर किया था CAPF AC का, उसमें ये पूछा गया था तब कि भाई इस काकोरी ट्रेन रॉबरी में कौन कौन इन्वॉल्व था, ठीक है। तो अशफाकुल्ला खान इन्वॉल्व थे, राम प्रसाद बिस्मिल इन्वॉल्व थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, रोशन सिंह, बस ये 3 नाम याद रखिएगा। और ये सभी लोग जो है HRA पार्टी के एक तरह से फाउंडिंग मेंबर्स थे। HRA पार्टी का गठन कब हुआ था? 1924। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इन लोगों ने इस पार्टी का गठन किया कहाँ पे? कानपुर में, और इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद कुछ लोगों को फांसी हो गई, कुछ लोग भाग निकले, और इसके बाद ये पार्टी एकदम डिसऑर्गेनाइज हो गई। तो इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया HSRA के रूप में, जो यंगर और मतलब नौजवान थे, जिसमें कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने इसको बनाया। मेन इसमें इन्वॉल्व थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव थापड़, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म था, बिकॉज ये लोग सोशलिज्म से, समाजवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। इसका गठन हुआ 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है। और इन लोगों ने फिर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, जो हम किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। जैसे कि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने, ठीक है। और इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की, मारना चाहते थे स्कॉट को, लेकिन मर गया कौन? सॉन्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं बता ही देता हूँ कि सॉन्डर्स की हत्या की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मारना चाहते थे स्कॉट को, क्योंकि स्कॉट ने लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज करके मारा था, इसलिए मारा इसको सॉन्डर्स को, ठीक है, 1928 में। और 1929 में इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम इसलिए फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, ताकि, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा गया था, जब मैंने दिया था कि इनका एक्चुअल रीज़न क्या था बम फेंकने का। तो बम फेंकने का इनका एक्चुअल रीज़न किसी को मारना नहीं, टू मेक द डेफ हेयर, बहरे हो गए इन अंग्रेज़ों को, जो हमारी डिमांड है वो सुनवाने के लिए ये बम फेंका था 1929 में। किसने? भगत सिंह जी ने, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों लोगों ने जो है बॉम्ब फेंका था। और इसके बाद आपको पता है कि इसको लेके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को लेके फिर इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। किसको? भगत सिंह, हमारे राजगुरु और सुखदेव थापड़ जी को। कब फांसी हुई थी? 23 मार्च को, जो कि अभी गया, और इसी दिन हम मार्टायर्स डे या फिर शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी डैश फाउंडेड दी सत्यशोधक समाज। जाति समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो एक तरह से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की बताइए? तो ये स्थापना की थी ज्योतिबा या फिर ज्योतिराव फूले से, जो कि एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। गार्डनर, क्योंकि कम्युनिटी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी 1873 में, ताकि जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है उसको उसका उत्थान कर सकें, उसको और जो नॉर्मल कास्ट हैं उनके बराबर ला के खड़ा कर सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। साथ ही साथ इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भी इनके साथ मिलकर काम किया, और एक्चुअल में ज्योतिबा फूले ने इनको पढ़ाया लिखाया, सावित्रीबाई फूले को। और सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर विमेन के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की, और इसी वजह से इनको भारत की पहली महिला टीचर के नाम से भी जाना जाता है, सावित्रीबाई फूले को। ज्योतिबा फूले की 2 किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो है गुलामगिरी, ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, क्योंकि गुलामी पहले करनी पड़ती थी जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी थी, तो इसी वजह से उसको ख़त्म करने के लिए ज्योतिबा फूले ने इस सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और साथ ही साथ एक और था जिसको बोलते हैं सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सत्यशोधक समाज की, तो हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की भी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? 1875 में, 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनके रिगार्डिंग आपको और क्या पता होना चाहिए? आर्य समाज, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ये बोला था, गो बैक टू वेदास। यानी कि हम घुमा फिरा के ये बोल सकते हैं और याद भी ऐसे कर सकते हैं कि आर्य समाज जो है वेदों को बहुत मानती थी, लेकिन पुराण जो थे उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी, ठीक है, पुराण को बिल्कुल नहीं मानती थी, वेदास को। इसी वजह से दयानंद सरस्वती ने बोला गो बैक टू वेदास, और इन्होंने बोला भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी इन्होंने बोला। साथ ही साथ इन्होंने एक किताब लिखी, उसको बोलते हैं सत्य प्रकाश, ठीक है, सत्य प्रकाश, याद रखिएगा, इन्होंने जो किताब लिखी थी। और एक और समाज है प्रार्थना समाज, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज आपको ये पता होना चाहिए, ये बना था 1867 में, 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था। जो भी हमारी कुरीतियाँ चल रही थी सोसाइटी में उसको ख़त्म करने के लिए, आत्माराम पंडुरंग। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ जो हम किसी और लेक्चर में कभी डील करेंगे, ये है कि आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? कब और किसने रामकृष्ण मिशन? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूध सागर वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच रिवर? दूध सागर जलप्रात किस नदी पर स्थित है? तो सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मैं आपको बताता हूँ, पहले इसी को देख लेते हैं। दूध सागर, तो दूध सागर है मंडोवी में। मंडोवी कहाँ की नदी है? मंडोवी और जुआरी, ठीक है, याद रखना, मंडोवी। और यहाँ पे देखो ये है मंडोवी में, बस मैं यहाँ पे मैं एंड करके इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये दोनों प्रोमिनेंट नदियाँ गोवा की सिर्फ 2 ही नदियाँ हमें याद करनी होती है, मंडोवी और जुआरी। गोवा में जब लोग जाते हैं तो जुआरी बन जाते हैं, तो ऐसे याद रखो, ठीक है। मंडोवी एक लड़की थी, गोवा में गई, जुआरी बन गई, ठीक है। और मंडोवी जो है दूध पी रही है, तो दूध सागर वाटरफॉल हो गया मंडोवी नदी पे। और जुआरी नदी के डेल्टा पे ही एक पोर्ट बना हुआ है, एक बंदरगाह बना हुआ है गोवा में जो है, वो है मरमगांव पोर्ट। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, मरमगांव पोर्ट। जुआरी नदी का जो डेल्टा नहीं बोलेंगे उसको ईस्चुअरी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी नदी आती है ना वेस्टर्न साइड में, ये हम रिवर टॉपिक पढ़ेंगे, वो ईस्चुअरी बनाती है। जो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे जाती है वो डेल्टा बनाती है, ठीक। बाकी वाटरफॉल भी हम जल्दी से देख लेते हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक तो है आपका कपिल धारा और धुआंधार, ठीक है। आप जल्दी से रिकॉल करो अगर आपको पता है कि कहाँ पे है। कपिल धारा और धुआंधार, ठीक है, धुआंधार हो गया। एक है आपका चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। एक है आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल। एक है आपका हुंद्रू वाटरफॉल। एक है आपका कुंचिकल और एक है जॉग। आपको इतने याद रखने हैं। अगर आपने इतने याद रख लिए तो मोस्टली जितने भी वाटरफॉल से क्वेश्चन होंगे आपके हो जाएंगे। कपिलधार और धुआंधार कहाँ पे हैं? ये हैं आपके नर्मदा नदी पे, ठीक है, एमपी में। और अगर बात करें चूलिया की, तो चूलिया है आपका चंबल नदी पे, कहाँ पे? राजस्थान में। शिव समुद्रम कर्नाटका में है, ये कावेरी नदी पे, ठीक है, कावेरी नदी पे याद रखना। हुंद्रू जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पे, झारखंड में, ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी पे है झारखंड में। फिर बात करें कुंचिकल, तो कुंचिकल बस रिवर कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, कर्नाटका में है हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रात है भारत का। रिवर कुछ याद नहीं रखनी है, ठीक है। जॉग में, ये भी कर्नाटका में है, ये शरावती नदी पे है, ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक।
ठीक है, बस आपको इतने याद रखने हैं। सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ये कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which Director General of ASI यानी Archaeological Survey of India is responsible for the excavations leading to the discovery of two key sites of the Indus Valley Civilization in the 1920s 1920 के दशक में सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख शहर स्थलों की खोज के लिए ASI के कौन से महानिदेशक उत्खनन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसका होगा जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। अब पता है आपको कैसे एलिमिनेट करना था अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम को हम जानते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि एक ब्रिटिशर थे, ठीक है, तो वो बहुत पहले रहे होंगे। लेकिन जो हमारा अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन कब हुआ था याद करो, 1920 के टाइम पे। देखो खुद ही लिख रखा है उसने 1920, ये तो काफ़ी पहले थे, और ये तो पहले, ठीक है, काफ़ी पहले थे और पहले भी थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ये तो हो नहीं सकता है, आंसर इसका सर जॉन मार्शल होगा। अब वो कौन सी दो साइट्स हैं जिसका एक्सकेवेशन हुआ था, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था जॉन मार्शल ने, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की ये बात कर रहा है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। किसने इनका एक्सकेवेशन किया था? तो हड़प्पा का आपको पता होना चाहिए किया था दयाराम साहनी जी ने, और मोहनजोदाड़ो को किया था राखल दास बनर्जी ने। क्वेश्चन ये है कि भाई हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे। तो हड़प्पा याद रखिएगा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदाड़ो है आपका इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे, ठीक। और चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ पे मिला था, नाचती हुई लड़की का डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ पे मिला था, ये आपको बताना है। बाकी जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो सारी साइट्स और वहाँ पे क्या क्या मिला था वो हम देख लेंगे। अभी के लिए याद क्या करना है, जॉन मार्शल ने एक्सकेवेशन लीड किया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स हमें मिली, और फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं, ठीक है। अभी कौन है जनरल? अभी तो यार मुझे आई थिंक जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ एक IAS ऑफिसर है विद्यावती करके नाम है, ठीक है, विद्यावती। मुझे नाम ऐसे याद है क्योंकि जो मेरा UPSC का जो इंटरव्यू लिया था वो सत्यवती करके उनका नाम था मैम का, और वो भी वहीं से आती हैं जहाँ से अभी जो करेंटली डायरेक्टर हैं ASI की, विद्यावती करके उनका नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज अकर along spreading centers where plates are breaking apart and pushing upward from the mantle by magma to form a new crust। ये बोल रहा है कि किस तरह की प्लेट बाउंड्री में हमें वो देखने को मिलता है जहाँ से नीचे से मैग्मा आके ऊपर आता है और वो एक नया क्रस्ट बनाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको पता नहीं, आपने पहली बार सुना होगा, आपको लग रहा होगा कितने कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। प्लेट क्या होती हैं अभी बताया था तुम्हें, लिथोस्फेरिक प्लेट किसके ऊपर खिसकती हैं? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर खिसकती हैं। इतना तो अभी इसी लेक्चर से तुम याद कर गए ना, और वही एस्थेनोस्फेयर क्या है? मैग्मा है, ठीक है। अब ये प्लेट है, मान लेते हैं ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है, ये क्या कर सकती हैं? दो प्लेट है ना, ये आपस में इस तरह से बनाते हैं इनको, ठीक है, ये दो प्लेट हैं, ठीक है, ये प्लेट A प्लेट B है। या तो ये आपस में पास आ सकती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं ऐसे, या फिर एक उधर को मूव कर सकती है, एक उधर को इधर को मूव कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही तो मूवमेंट पॉसिबल है, या तो एक दूसरे के पास आएंगी, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर एक दूसरे से ऐसे खिसकेंगी ऐसे करके, और बस यही 3 केस पॉसिबल हैं, ठीक है। पहला वाला जो केस है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो खुद ही सोचो कि जब दूर जा रही हैं, प्लेट खिसक रही हैं किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, यानी ये मान लेते हैं एस्थेनोस्फेयर है, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है वो ऊपर आएगा, क्योंकि उसको जगह मिलेगी निकलने के लिए। अभी जगह नहीं मिल रही थी, वो निकलने के लिए जगह मिलेगी, जब वो निकलेगा तो ऊपर जम जाएगा, ऊपर जम जाएगा तो नई क्रस्ट बना देगा, खत्म। इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है? और ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है स्टेनो, ठीक है, स्टेनो का पहले दिन का पहली या दूसरी शिफ्ट का उठा के देख लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि सर मतलब UPSC लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं, फिर वो एक भी क्वेश्चन तुम क्वेश्चन नंबर बोल देना, हम उसका बता देंगे CGL में है, स्टेनो में है, किस में आया ये, ठीक है, CPO में है, किस में, ठीक है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों आपस एक दूसरे के पास में आएंगी, ठीक है,
तो उठ जाएगी, एक उठ जाएगी ना, और एक नीचे दब जाएगी, एक उठ जाएगी और एक नीचे चली जाएगी। तो होता क्या है, जब एक नीचे चली जाती है प्लेट तो ये मैग्मा जो है ना बहुत गर्म होता है, पिघल जाती है। तो जो पहले से क्रस्ट था वो पिघल गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म मतलब एक दूसरे से ऐसे स्लाइड हो रही हैं। क्या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ना तो इसमें कंस्ट्रक्शन ना तो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, न्यू क्रस्ट बन रही है, यानी कि ये होगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, डाइवर्जेंट। बस आपको कीवर्ड देखना था, नया क्रस्ट, और आंसर हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्रा, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर? निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु, तट दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, मानसून जो है, यहाँ पे मैं स्लाइड यार बना लेता हूँ, रुको पहले। बारिश, हमारे भारत में जो बारिश होती है वो 3 चीज़ों की वजह से होती है, मतलब 3 इन जनरल 3 की वजह से होती है। 2 तो मानसून के टाइप है और एक तीसरी और चीज़ है, वो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, मेनली होती है मानसून की वजह से बारिश। ठीक है, मेनली होती है किसकी वजह से, मानसून की वजह से बारिश। मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसम। ठीक है, ये अरेबिक वर्ड मौसम से आया, मानसून। ठीक है, मौसम। ठीक है, जिसको बोलते हैं मौसम। तो मानसून जो है 2 तरह का होता है, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून। इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं। रिट्रीटिंग का मतलब हिंदी में होता है लौटता हुआ, तो इसको हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हवाएं जो हैं, देखो अभी हवाएं क्यों चलती हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए समझ लो कि हवाएं कुछ इस तरह से जब चलती हैं, हवा जिस भी डायरेक्शन से चलती है उस हवा का नाम वही पड़ जाता है। ये डायरेक्शन कौन सा है जहाँ से हवा चल रही है, हवा किस डायरेक्शन में जा रही है उस पे उसका नाम कभी नहीं पड़ता है। हवा का नाम वो कहाँ से शुरू हो रही है उस पे पड़ता है। तो ये शुरू हो रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसलिए इसका नाम पड़ गया साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि मानसून है क्या, हवाएं जो पानी लेके आ रही हैं। तो जब ये ऐसा आता है जून के टाइम पे, जैसे अभी स्टार्ट होगा जून के टाइम पे मानसून, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो पूरे अधिकांश भारत में वर्षा करता है। लेकिन ये वाला जो साइड है ना, ये हमारा तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश, इसमें बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट खड़े हुए हैं। और याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था पिछले लेक्चर में, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कि ये जो बारिश है पूरी यहीं की यहीं हो जाएगी, बाकी यहाँ से थोड़ा स्केप करके अंदर पहुँचेगी यूपी तक में, थोड़ा बहुत राजस्थान और ऊपर पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पवन नहीं आ पाई। ये हो गया लीवर्ड साइड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कौन सी बारिश है जिसकी वजह से तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में बारिश होती है? तो वो कौन सा मानसून है, जब ये मानसून ऊपर गया, सब बारिश हो गई, फिर ये मानसून यहाँ से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? ऐसे करके लौटेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तो सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ से पानी लाएगा और तमिलनाडु में बारिश करेगा। और यहीं इसी वजह से साइक्लोन भी आते हैं। और ये बारिश कब होती है तमिलनाडु में? जब हमारे यहाँ पे बारिश एकदम चली गई होती है, अक्टूबर के टाइम पे। तभी अगर तुम नोटिस करना, ज़्यादातर जो साइक्लोन आएंगे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, वो सितंबर अक्टूबर के टाइम में ही आते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्यों बोलते हैं समझ गया ना? क्योंकि मानसून लौट रहा है, सितंबर का टाइम हो चुका है, मानसून भारत से जा रहा है, जाते जाते तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत कर्नाटक में बारिश करके जाएगा। तभी चेन्नई में बाढ़ आती है अक्टूबर के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे नहीं। समझ गए? और तीसरी टाइप ऑफ जो रेनफॉल होती है वो होती है विंटर रेनफॉल भारत में। और ये जो सर्दियों में रेनफॉल होती है, इसका एकमात्र कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइड में नहीं, जो भूमध्य सागर है, ये सदर्न यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, वहाँ पे बारिश हो रही होती है। और वहाँ से जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं निकल रही होती हैं। तो बोलती हैं चलो आओ हमारे साथ, इंडिया तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो जेट स्ट्रीम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत आ जाते हैं और यहाँ पे बारिश हो जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें कि हमारा यहाँ पे, क्योंकि जेट स्ट्रीम ऊपर ब्लो करती हैं काफ़ी, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में, ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो करती हैं। तो यहाँ पे ऊपर जैसे पंजाब, थोड़ा सा यूपी वगैरह में बारिश करके चली जाती हैं। और याद रखना इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट धाराएँ बोलते हैं। और ये जो बारिश होती है सर्दियों में, ये राबी फसल के लिए, जिसमें कि आपका जैसे गेहूँ भी हो गया, तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं सर्दियों की बारिश। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो ये हमारे इंडिया में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? न्यू दिल्ली में। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हुआ था जब हम आज़ाद हुए थे और हमारी पहली गवर्नमेंट बनी थी। वो कब बनी थी? 1951 में, ठीक है। तो 1951 में आपके पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। और यहाँ से आपको दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम्स, ये कहाँ पे और कब हुए थे? फर्स्ट कॉमनवेल्थ हुए थे, याद रखना, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो कंट्रीज जहाँ पे जो यूके की यानी इंग्लैंड की कभी ना कभी कॉलोनी रही थी, जहाँ पे यूके ने कभी ना कभी रूल किया था, जैसे हम इंडिया में कभी ना कभी उसने रूल किया था, तो हम भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि नहीं करना ही पड़ेगा, वो तो हमारी इच्छा से वो हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। तो फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? 1896 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में हुए थे। और हाँ, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने फुल फ्लेजेड तरीके से 1934 में नहीं, एक सेकेंड, ये पार्टिसिपेट किया था सन 1900 में। 1934 में तो यहाँ पे किया था, ठीक है, याद रखना। 1934 में कॉमनवेल्थ में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और सन 1900 में ये हुआ था पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। वहाँ सबसे पहले इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? याद रखना, ये चमोनिक्स करके जगह है, चमोनिक्स, ठीक है, चमोनिक्स या फिर कैमोनिक्स, जो भी यार इसको प्रोनाउंस करते हो, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। ये फ्रांस में जगह पड़ती है, 1924 में हुआ था, ठीक है। अगले वाले जो विंटर ओलंपिक गेम होंगे कहाँ होंगे? 2026 में। ये होंगे मिलान, इटली में। इटली का शहर है मिलान, वहाँ पे। अच्छा ये बताइए अगले वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे 2024 वाले? ये आपको कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या है? सन। क्यों प्राथमिक सोर्स है? पूरी एनर्जी जो है सब सन से ही तो मिल रही है। हम खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? हम हीट्रोट्रॉफ्स है ना, हम अपना खाना खुद तो बनाते नहीं हैं। अभी मत बोलना सर हम डेली खुद बनाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जैसे हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। और प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट हैं? सन पे तो डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि अपना खाना बनाते हैं किससे? प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। तो जब प्रकाश नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा और हम कहाँ से जीवित रहेंगे? तो सन पे वो भी डिपेंडेंट है। आप कोई भी एनर्जी देख लो, हवा चल रही है, ठीक है, वो किस वजह से चल रही है? सन की वजह से। सर सन की वजह से हवा कैसे चल रही है? विंड हमेशा चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जब दाब का अंतर होता है। विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब, लो प्रेशर में। लो प्रेशर वहाँ होता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब अगर गर्मी ही नहीं होगी तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, तो विंड नहीं चलेगी। तो चाहे विंड एनर्जी देख लो, कोई भी एनर्जी देख लो, वो सन की वजह से ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सन अपनी एनर्जी किस तरह से बनाता है? और सन में मैंने आपको कल बताया था हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है हमारा मोस्टली सन। हाइड्रोजन इसमें तकरीबन 70 से 75% हाइड्रोजन है इसमें। और एनर्जी किस तरह से बनाता है आपको बताना है। आखिरी क्वेश्चन है, विच मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी? मिट्टी के तेल में उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण किस धातु को रखा जाता है? ये है आपके सोडियम और पोटेशियम। अब वो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं था, आंसर सोडियम होगा बिकॉज सोडियम ऑप्शन में था। तो सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को खो देगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो। ये अब ये रिएक्टिविटी पूरा ऑर्डर है। जो ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं। जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। अब ध्यान से समझना, इसको मैं याद करवा देता हूँ तुरंत अभी तुम्हें, ठीक है। ये इसके सिंबल है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। कैटरीना ने, यहाँ पे कैल्शियम है, इन्होंने लिखा ही नहीं, कैल्शियम को नीचे लिख दिया, कैल्शियम ऊपर होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये इसको हटा लो आप, ठीक है, इन सब को हटा लो, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन तीनों को। तो कैटरीना ने कार मांगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिख रखा, चलो कोई नहीं, इसको मैं तुम्हें ऐसे याद करवा देता हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है, बस ऐसे याद रखो। कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, फिर भी मिली क्या? ठीक है, मिली से आपका हो जाएगा, या फिर मिली क्या? ठीक है, मरकरी, सिल्वर, ऑडी AU, ठीक है, AU क्या है? ये गोल्ड है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझ लेना। जो ऊपर के ये होते हैं ना मेटल, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये पानी में सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा मेटल है जो वॉलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ,
या फिर हवा के साथ, तो सोडियम और पोटेशियम होगा। ये अगर आप इसमें ठंडा पानी डालोगे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम के लिए कैल्शियम जो है आपका गर्म पानी में रिएक्ट करता है, इसको चाहिए हॉट वाटर, ये चीज़ याद रखिएगा। मैग्नीशियम के लिए चाहिए एकदम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए स्टीम चाहिए, एकदम खौलता हुआ पानी चाहिए, ठीक है। और इनकी बात करें, चाहे आप आयरन ले लो, लेड, ये ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट करते ही नहीं है, याद रखिएगा। गोल्ड अगर बात करें, गोल्ड एक पर्टिकुलर टाइप का सोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया, उसमें रिएक्ट करता है। एक्वा रेजिया सोल्यूशन किसका बना होता है, HCl और HNO3। किस रेशियो में होता है HCl HNO3, ये पूछ लेता है कई बार, तो 3:1। HCl में 3 लेटर है ना, बस ऐसे याद रखो, HCl तो 3 और HNO3 4 चीज़ें, HNO3 4 हैं, तो ऐसे याद रखो 3:1, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, सब पहले तो केरोसिन ऑयल में इनको डुबो के रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। तो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी। AU का मतलब गोल्ड है, AG का मतलब सिल्वर है, HG का मतलब मरकरी है, ठीक है। और मरकरी के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए, एक सेकेंड, मरकरी के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो मरकरी होता है, इट इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, एकमात्र धातु है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। वैसे तो गैलियम सीजियम भी लिक्विड बन जाते हैं, अगर आप हाथ में रखो इन दोनों को, गैलियम सीजियम को, तो पिघल जाते हैं, क्योंकि लेकिन वो रूम टेम्परेचर थोड़ी ना, आपने थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ख़त्म होता है आज का हमारा ये सेशन, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर देना। बाकी जो मैंने पिछले लेक्चर में जो सवाल आपसे पूछे थे उनके आंसर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका सभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने आंसर गलत दिया, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसका ज़्यादातर लोग आंसर गलत देने वाले हैं। और वो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा हमारा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाता है, तो आंसर आंध्रा होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझिए। उसका रीज़न ये है कि देखो, अगर मैं पूछता लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो आंसर गुजरात होता, लेकिन गुजरात से भी लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ यार, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रखना स्टेट के टर्म्स में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में फर्स्ट नंबर पे गुजरात आता है और सेकंड नंबर पे आता है आंध्रा, ठीक है, आंध्रा, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार होगा। क्यों, क्योंकि गुजरात से ज़्यादा अंडमान और निकोबार बनाता है। इसी वजह से मैंने बोला था कौन सा स्टेट या फिर यूटी, इसीलिए बोला था। अगर स्टेट बोलता तो सिर्फ आंसर गुजरात होता, ठीक है। एक बार ऐसे ही KBC में क्वेश्चन पूछा गया था और भाई साहब ने गुजरात मारा और काफ़ी जीती हुई धनराशि जो है अपनी खो दी थी। तो अगर आपको अपनी जीती हुई धनराशि नहीं खोना है तो याद रखना लॉन्गेस्ट अंडमान निकोबार। अगर स्टेट पूछेगा तो गुजरात, सेकंड नंबर पे कौन है, आंध्रा है। एक क्वेश्चन पूछा था RBI कब इस्टेब्लिश हुआ, तो RBI इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था RBI। और मैंने फंडामेंटल ड्यूटी वाला क्वेश्चन पूछा था कमेटी, तो सरदार सौरन सिंह कमेटी, वो तो आज हम लोगों ने देख ही लिया। मैंने फिर पूछा था KD जाधव जी का संबंध किस खेल से था जिन्होंने हमारा ओलंपिक के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला मेडल लेके आए थे। गोल्ड नहीं, गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा लेके आए थे शूटिंग में, चाइना में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे उसमें, लेकिन KD जाधव रेसलिंग में लेके आए थे, ठीक है, रेसलिंग में, और जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। और क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि एक था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, ठीक है, जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, UK में। और एक पूछा था इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है तारापुर, महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर नाम है उसका और ये है महाराष्ट्र में, ठीक। तो चलिए, आज के जो सवाल पूछे मैंने उनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे है वो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो बस कंसिस्टेंट रहिए, लाइक वाइक कुछ मत करिए, बस आप कंसिस्टेंट रहिए। मैं आप चाहता हूँ कि आपके अंदर में GK में इंप्रूवमेंट लेके आऊँ और आपका जो GK वीक सब्जेक्ट हुआ करता है तो आपका मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।